डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग यूपीएससी 2023 का एक जीएस पेपर 2 के मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और हर बार की तरह इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, देखने से पहले आप लोग खुद इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। कॉपी पेन ले लीजिए, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए और फिर देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपके कॉमन आ रहे हैं, क्या मिसिंग है, और उनको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? E-governance as a critical tool of governance has assured in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadvocacies hamper the enhancement of these features? अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? अब देखिए, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि ई गवर्नेंस क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये उसकी कमियां पूछ रहा है सीधे सीधे कि ई गवर्नेंस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, इसके बारे में आपको डिटेलिंग करना है। तो क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए, ध्यान से पढ़िए। ये जो स्टेटमेंट है यहां से यहां तक, इस स्टेटमेंट का कोई भी मतलब नहीं है। बस ये आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि गवर्नेंस का महत्व क्या है। तो सिंपल आपका ये स्टेटमेंट है। एक्चुअल क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इनएडुकेसीज हैम्पर द एनहांसमेंट ऑफ ई गवर्नेंस। तो 10 के 10 नंबर जो आपको लिखने हैं वो इसी पॉइंट पे लिखना है। इंट्रोडक्शन में जरूर आप ये बात दे सकते हैं कि ई गवर्नेंस इंश्योर्स गुड गवर्नेंस विच इंश्योर्स सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। बस इतना बात आप लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में कि ई शासन सुशासन को सुनिश्चित करता है और ये स्मार्ट, पारदर्शी, उत्तरदायी डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग यूपीएससी 2023 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। और हर बार की तरह आप इस क्वेश्चन को सुनने से पहले खुद लगाने का प्रयास करिए। कॉपी पेन ले लीजिए, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए और देखिए क्या पॉइंट्स सिमिलर हैं और क्या क्या पॉइंट्स अलग हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। E-governance as a critical tool of governance has assured in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadvocacies hamper the enhancement of these features? अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन में सिंपली जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, एक जनरल आपका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आपसे एक्चुअली ये पूछा जा रहा है, 10 के 10 नंबर आपको इसी पॉइंट पे लिखने हैं कि ई गवर्नेंस में कमियां क्या क्या हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे आपको जो इंट्रोडक्शन बस आप ई गवर्नेंस का एक दे सकते हैं। ई गवर्नेंस इंश्योर्स गुड गवर्नेंस एंड it makes government simple, moral, accountable, responsive and transparent government. ई शासन सुशासन को सुनिश्चित करता है और एक सरल, नैतिक, जवाबदेही, उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार का निर्माण करता है। इतना बात लिख दीजिए। उसके बाद आपको इसके प्रॉब्लम्स बताने होंगे। तो यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि ई गवर्नेंस इंश्योर्स गुड गवर्नेंस एट it is paralyzed with certain problems which can be enumerated as। तो ई शासन सुशासन सुनिश्चित करता है लेकिन ये इन समस्याओं से ग्रसित है
जो कि निम्नलिखित हैं। इसको अब आप इलुबरेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखिए क्या क्या समस्याएं हैं, तो जनरल समस्याएं अगर आप देखिएगा तो उसको कई डायमेंशंस में आप तोड़ सकते हैं। पहला जो आपका है तकनीकी मुद्दे, तो तकनीकी मुद्दों में आप देखिएगा कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी एक मेजर समस्या है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ई गवर्नेंस का स्टेज है वो हर तरह से आप देख सकते हैं। ई गवर्नेंस को अगर आप बात करिएगा तो ई गवर्नेंस क्या इनेबल करता है, ई गवर्नेंस आपका अगर देखिएगा तो कैसे होगा, G2G, G2C, G2B, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, उल्टा फिर सिटीजन टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो यहां पे आप जो देख रहे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आपके आते हैं। इनके बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी का अच्छा उपयोग होना चाहिए, कई बार ये नहीं हो पाता है। और ये आप देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इंट्रा मिनिस्ट्री और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर होना चाहिए। इंट्रा मिनिस्ट्री एंड इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, अंतर राज्य और आप देखिएगा अंतर मंत्रालय और उसी मंत्रालय के अंदर भी समन्वय सुनिश्चित होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, दिस कैन बी इंश्योर्ड थ्रू द ऑपरेशन ऑफ इंटर ऑपरेटेबिलिटी, कि जो आपके काम हो रहे हैं केंद्र के स्तर पे, जैसे होम मिनिस्टर है तो डिफेंस मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, डाटा का आदान प्रदान हो सके, अपने जो फाइल्स हैं उनको ऑनलाइन वो एक तरह से भेज सके, मंगवा सके। इसी तरह से सिटीजन्स का कंप्लेन ग्रीवियंस गवर्नमेंट के पास पहुंचे, गवर्नमेंट सिटीजन्स को ऑनलाइन अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके। ये सब बातें आपको देखने को मिलेगा। इंटर ऑपरेबिलिटी आप देख सकते हैं कि मंत्रालय विभागों के बीच में एक समन्वय होने की संभावना होनी चाहिए। ये एक मेजर समस्या है। यहाँ पे अभी पूर्ण रूप से एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय और विभिन्न स्तरों के मंत्रालय पे, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये आपस में उतने अच्छे से समन्वय नहीं हो पाते। ये एक चुनौती बनी हुई है। दूसरी मेजर तकनीकी सुरक्षा का दृष्टि से एक चुनौती है कि जो भी आपके यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम्स हैं उनका कैसे हम सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। आपको आए दिन देखिएगा कि देयर इज अ साइबर अटैक ऑन द सिस्टम्स ऑफ इंडिया। कुछ समय पहले एम्स पे हुआ था, आपको देखने को मिलेगा कि कई बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज पे अटैक कर देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज पे भी ये कई बार आपके अटैक कर देते हैं, और जो साइबर सुरक्षा का एक मेजर समस्या आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को इवॉल्व किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कई सारी चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरा मेजर बात आप देखिएगा कि प्राइवेसी एक मेजर समस्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डाटा कलेक्ट करता है वो सिटीजन्स का आपका डाटा होता है, और सिटीजन्स गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो अपने डाटा को शेयर कर देते हैं। लेकिन आपको आए दिन ये सूचना मिलती होगी कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के डाटा हैं, ये कभी कोई वेबसाइट आप पे आपका फ्लोट हो गया, कभी किसी ने खरीद लिया, किसी को बेच दिया गया, कभी आप देख सकते हैं कि जो आपके कहा जा सकता है कि जो अनवांटेड चैनल्स हैं वो डाटा का उपयोग कर देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। जो नागरिक के डाटा गवर्नमेंट के पास हैं वो प्रॉपर सुरक्षित रहने चाहिए। कई बार ये आपके देखने को मिलता है कि आधार के डाटा का लीकेज हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर अगला मेजर प्रॉब्लम क्या है, ऑथेंटिकेशन। ये जानना कि जिस वेबसाइट का हम उपयोग कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन का हम उपयोग कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है कि नहीं, पूरी तरह से प्रमाणित है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि आप देखेगा कि भारत के नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, बैंक से पैसे निकल जाते हैं, कुछ आपके फोन से आपके वार्तालाप होता है और सरल
लोगों के पैसे को आपके कई बार जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो चुरा लेते हैं। जमतारा भारत में आपके छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गांव है, जहां पे आप देखिएगा कि ये सब वारदातें खूब सारी होती हैं। तो ये सारा पॉइंट आप देख रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गवर्नमेंट के वेबसाइट्स जो आपके हैं, गवर्नमेंट के जो आपके एप्लीकेशंस है, उस पे स्पैमिंग ना हो, उस पे स्पूइंग ना हो, टैब नेलिंग ना हो, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। फिर अगला बात आप देख सकते हैं, टेक्निकल के साथ साथ और जो इशू आपका आता है सोशल इशू। सुगम्यता एक मेजर चैलेंज है। एसेसिबिलिटी, अभी भी भारत के सुदृढ़ क्षेत्र हैं, कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे, या आप डेंस फॉरेस्ट वाले एरिया हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि अभी भी इंटरनेट का कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। अब जैसे ही पहाड़ों पे मूव करना शुरू करिएगा, नॉर्थ ईस्ट में या भारत के नॉर्दर्न पार्ट में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कई हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से हैं जहां पे आपको इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत अच्छा स्पीड आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो एक्सेसिबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। तो डिजिटल डिवाइड है भारत के अंदर, डिजिटल विभाजन है, ये भी एक चुनौती बन के सामने आया है। डिजिटल विभाजन को कम करना पड़ेगा, तभी जाके लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी होगा। आपके चीपर्स डाटा होने चाहिए, तब जाके बात आपका बनेगा। अगला मेजर बात आप देख सकते हैं कि यूजेबिलिटी, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं या जो भी आपके प्ले स्टोर पे आपके एप्लीकेशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस हैं, उनकी उपयोगिता कितनी है, कितने कारगर हैं वो समस्या समाधान करने में। जैसे गवर्नमेंट ने कोई हेल्थ का आपका कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया, या कोई आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ग्रीवियंस रिड्रेसल का एप्लीकेशन लॉन्च किया समस्या समाधान का, कितना कारगर है वो, कितनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो पा रहा है, क्या सरकार उस पर त्वरित जवाबदेही कर रही है, सरकार लोगों की समस्याओं का उसमें समाधान निकाल के ले आ रही है। ये भी एक मेजर आपका प्रॉब्लम है। कई एप्लीकेशंस गवर्नमेंट के बनाए हैं, लेकिन आप उस पर कंप्लेन दर्ज करिए, अपनी समस्या दर्ज करिए या कोई सेवा की बात करिए तो कोई उधर से आपके रिस्पांस नहीं मिलता। ये बात एक देखने को मिलता है। फिर जो भी आपके यहाँ पे आप वेबसाइट्स डेवलप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल तब होंगे जब आप स्थानीय भाषा में उसका प्रयोग करेंगे। हमारे देश में आपको मालूम है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन राज्यों में अगर आप किसी योजना को चला रहे हैं, किसी प्रोग्राम को चला रहे हैं, किसी पॉलिसी को चला रहे हैं, किसी एप्लीकेशन को चला रहे हैं, तो वो उसी भाषा में हो, स्थानीय भाषा में हो, तो ज्यादा वो एक तरह से सक्सेसफुल सफल होने की संभावना रखती है। तो जो हम एप्लीकेशंस तैयार करें या जो भी हम यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं पॉलिसी प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, उनको स्थानीय भाषाओं में भी प्रमोट करने की जरूरत है। फिर ई गवर्नेंस के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। अभी भी बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है, और तो भारत ने बड़ी तेजी से इस पे काम किया, भारत सरकार ने बहुत तेजी से काम किया है, उसके बावजूद अभी ई गवर्नेंस में हम लोग काफी पीछे आपको देखने को मिलेंगे। वैश्विक स्तर पे काफी पीछे भारत आपका है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम आपका रहेगा। तो जागरूकता बढ़ानी है, इसकी उपयोगिता बनानी है, लोगों को बताना है कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। ई गवर्नेंस से हम लोग मोबाइल गवर्नेंस पे मूव करना चाहते हैं तो कैसे वो कर सकते हैं, ये बात आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला समस्या आप देख सकते हैं, सोशल इश्यूज के साथ साथ जो अगला मेजर प्रॉब्लम आप देख सकते हैं वो इकोनॉमिक कॉस्ट आपका है। जो मेजर एक प्रॉब्लम आपका है वो क्या है कि जो ई गवर्नेंस के इक्विपमेंट्स हैं, या जो आपके मोबाइल है, या जो आपके कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस लगाने वाली कंपनियां हैं जो टावर्स लगाती हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उनकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, तभी जाके साधारण लोग और सारे लोग इसका उपयोग करेंगे। धीरे धीरे आप देखें कि जो कंपटीशन था वो सब खत्म हो गया। अब तीन ही कंपनियां हमारे देश में बची हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन। अब चौथी एंट्री आपकी बीएसएनएल आपकी वापस रिवाइव की जा रही है। तो अभी ये जो बाकी कंपनियां धीरे धीरे रेट्स बढ़ा रही हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके यहाँ पे कॉस्ट है उसको कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ताकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी आपकी बनी रहे। अगला मेजर बात क्या है, रीयूजेबिलिटी।
लार्जली अब देखिएगा कि जैसे जैसे डिजिटल इंपॉवरमेंट बढ़ेगा, लोग आप जैसे जैसे तकनीकी आपके उपयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बढ़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ेगा तो उसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, उसका रीयूजेबिलिटी होना चाहिए, उसको पुनः उपयोग में ले आ सके, ये भी एक मेजर बात आपका होना चाहिए। रीयूजेबिलिटी अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ेगा, उससे अगेन आपके पॉल्यूशन और बहुत सारा की प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। ये बात आप देख सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी, रख रखाव भी एक मेजर चुनौती है। पूरे भारत में एनईजीबी प्रोग्राम में, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम में, ई जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम को हमने ऑनलाइन कर दिया, ई पुलिसिंग, पुलिस सिस्टम को हमने ऑनलाइन कर दिया, ई एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने, प्रशासन को हमने ऑनलाइन कर दिया, ई एजुकेशन, शिक्षा को हमने ऑनलाइन कर दिया, ई हेल्थ, हेल्थ सिस्टम को हमने ऑनलाइन कर दिया, कंप्यूटर्स लगा दिए, सारे सिस्टम्स क्रिएट कर दिए। लेकिन अगर उसका मेंटेनेबिलिटी नहीं होगा, रख रखाव नहीं होगा, तो फिर मिसयूज में होंगे, किसी यूज में नहीं आएंगे। जैसे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंदर, एनईजीपी प्रोग्राम, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के अंदर अगर ई जुडिशरी कर रहे हैं और सारे जजेस को आप लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऑफिसर्स को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो अगर उसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं होगी, आप रख रखाव नहीं करिएगा, तो एक समय के बाद सारे जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो फिर एक समय के बाद वो खराब हो जाएंगे और रिप्लेसमेंट नहीं होगा या उनका देख रेख नहीं होगा, तो वो मिसयूज में आ जाएंगे। अगला मेजर बात आपका पोर्टेबिलिटी। देखिए जैसे हम लोग 2G से मूव करते हैं 3G से मूव करते हैं 4G से 5G, तो G स्टैंड फॉर जनरेशन। 2G का मतलब जो आपने मोबाइल यूज किया है, अब इसके बाद जो मोबाइल यूज हो रहा है वो 3G का है, तो 3G का मतलब एक जनरेशन ऊपर मोबाइल आपका है 3G वाला, उससे एक जनरेशन ऊपर मोबाइल है 4G वाला। तो जो 3G का मोबाइल है उसका कोई भी अब उपयोग नहीं होगा, क्योंकि 4G के मोबाइल पे अप स्केल नहीं कर सकता। 4G के मोबाइल के जो फीचर्स है वो कभी भी 3G के मोबाइल्स में ऑपरेट नहीं कर सकते। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्रिएट होगा उसको भी टैकल करना है, साथ ही साथ में उनको एक मेक श्योर करना है कि उनकी पोर्टेबिलिटी हो पाए। अगर 3G का मोबाइल पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ रहा है 4G में, तो कम से कम उसके कंपोनेंट्स आप डिसइंटीग्रेट करके उसको 4G में उपयोग कर पाए। उसी तरह से जब हम नेक्स्ट जनरेशन लैपटॉप ले आते हैं, तो पुराने जनरेशन के जो लैपटॉप्स हैं वो डिसयूज में आ जाते हैं। गवर्नमेंट बल्क में पूरे के पूरे आपके कंप्यूटर सिस्टम को रिप्लेस कर देता है नए कंप्यूटर सिस्टम्स में। तो जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम है उनको डिसइंटीग्रेट करके उनके कुछ पार्ट्स का उपयोग किया जाए, ये भी एक मेजर पोर्टेबिलिटी की आपको बात देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आप देखिएगा कि हमारे ई गवर्नेंस प्रोग्राम में और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, वो है जो साइबर सिक्योरिटी की समस्या, जो साइबर प्रॉब्लम्स हमारे देश में हैं। साइबर थ्रेट हमारे जो देश में है वो एक मेजर चुनौती आपको देखने को मिलेगा। तो जो साइबर चुनौतियां वो किस तरह की हैं? साइबर चुनौतियां हमारे देश में साइबर टेररिज्म के रूप में है, साइबर फ्रॉड के रूप में है, साइबर स्पॉनेज के रूप में है, फिर आप देखिएगा साइबर ट्रैफिकिंग के रूप में है, और फिर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स और आपको देखने को मिलेंगी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मिसयूज करके हमारे देश में कई बार आप देखिएगा एसएनएस का मिसयूज करके कई बार दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। कॉमनल राइट्स का इसको देखने को मिलेगा कि इसमें गलत उपयोग हुआ, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करके आप क्या कर रहे हैं, कई तरह के इथिकल इश्यूज पैदा कर रहे हैं, जैसे पोर्नोग्राफी हो गया। तो ये सब भी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। साइबर आतंकवाद क्यों? क्योंकि आप ई गवर्नेंस के टूल्स का ही, कंप्यूटर का यूज करके, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज करके रिक्रूटमेंट करते हैं, ऑनलाइन ही भर्ती देते हैं, ऑनलाइन ही प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और ऑनलाइन ही टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ई गवर्नेंस के इस सेट में इसको भी आपको टैकल करना पड़ेगा। दूसरा, साइबर फ्रॉड तो आप देख ही रहे हैं कि कई बार इंटरनेट का और इंटरनेट के इक्विपमेंट्स का यूज करके
आपको कंप्यूटर डिवाइसेस से, एक तरह से मोबाइल से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, उसको भी टैकल करना पड़ेगा। साइबर जासूसी भी होती है। कई बार गवर्नमेंट कुछ सॉफ्टवेयर का ऐसा यूज करता है जिससे मास पब्लिक पे या अपोनेंट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाती है, या दूसरे देश के आपके जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो आपके देश से कुछ सूचना निकालने का प्रयास करते हैं। ये भी एक चुनौती आपको देखने को मिलेगा। साइबर ट्रैफिकिंग, इंटरनेट पे ही आप देखिएगा कि कई सारे चीजों को बेचने का प्रयास किया जाता है, चाहे एंटिक्स हो, चाहे जानवर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ये सब भी प्रॉब्लम है। और साइबर पोर्नोग्राफी तो आप देख ही रहे हैं, ये भी एक चुनौती है कि इससे आप कह सकते हैं कि बच्चों के अश्लील वीडियो को आपका बेचा जाता है। ये भी एक मेजर समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। और कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मिसयूज करके कॉमनल राइट्स को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब भी चुनौतियां हैं जिसको गवर्नमेंट आपका टैकल करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने, आप देखिएगा, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आपका ले आया है, और इस पॉलिसी के अंदर कई सारे रिफॉर्म ले आने की कोशिश की गई है। जैसे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने की बात की गई है, जो अभी बन रहे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरा, 5 लाख आपके लोगों को साइबर वार्ड में ट्रेनिंग देनी है, ताकि जो भी साइबर अटैक हो उनका हम लोग वापस एक तरह से रिटेलिएशन कर सकें, उनका जवाब दे सकें। ये भी आपको देखने को मिलेगा। हार्डवेयर भारत में ही डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, सॉफ्टवेयर को भी भारत में ही डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है उसको भारत में ही डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं साइबर वॉर के, इनको टैकल किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से